नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 3 के बच्चों के बारे में। देखिए, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग एसवाल के स्टूडेंट हैं, चाहे एनसी वेब के स्टूडेंट हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके सेमेस्टर 3 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है तो आप लोग इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वीडियो को 100% कंज्यूम कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत शानदार और जानदार रहने वाली है। काफी बच्चे काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर आपने सेमेस्टर 5 शुरू करा दिया, सेमेस्टर 1 शुरू करा दिया, हमारे सेमेस्टर 3 की क्लासेस कब से शुरू होगी। तो आज की वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल भी रिवील करने वाला हूं, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस पर भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका ये पहला क्लास रहेगा जहां पर बुनियादी तौर पे हम काफी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बेसिक सी बात आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, सेमेस्टर 3 की अगर मैं बात करता हूं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका पहला चैप्टर आता है जिसका टाइटल रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम लोग आने वाले वक्त के अंदर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को लेके, चैप्टर 1 को लेकर के ये आपका पहला वीडियो रहने वाला है जो एक इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो रहेगा। देखिए, अगर आप लोग इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहली बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपको इंट्रोडक्शन समझना है। माने आपको सबसे पहले समझना है जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका मीनिंग क्या है, मायना क्या है, अर्थ क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिनेंस प्लस में मैनेजमेंट दो अलग अलग शब्द है। फिनेंस शब्द जुड़ा हुआ है कैश से, मॉनेटरी वैल्यू से, और आपका मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में मैनेजिंग द फ्लो ऑफ कैश इन ए बिजनेस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन निकल के आई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द फ्लो ऑफ मनी इन ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर मनी के फ्लो को मैनेज करना इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर आपको मैनेज करना है ना, तो मैनेज के अंदर आपका प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है और कंट्रोलिंग भी आता है। क्लियर है? अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैंने एक शब्द लिखा है, ठीक है, क्या बोला है मैंने? अगर आपको मैनेज करना है तो मैनेज के अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजिंग के अंदर हमारा प्लानिंग आएगा, फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग आएगा और उसके बाद फिर क्या आएगा? आपका कंट्रोलिंग आएगा। और ये तीनों चीजें किसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है? माने हम किस चीज को मैनेज कर रहे हैं? हम लोग कैश को मैनेज कर रहे हैं। किसके कैश को? किसी भी बिजनेस के कैश को। क्लियर? तो आपको याद ये रखना है, व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी फ्लो ऑफ कैश हो रहा है, चाहे वो आपका इनफ्लो हो चाहे आप लोगों का आउटफ्लो हो, उसको मैनेज करना क्या कहलाता है? उसको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और यहाँ पे कंट्रोलिंग से लेके, सॉरी आप लोग क्या कहेंगे, प्लानिंग से लेके, ऑर्गेनाइजिंग से लेके और कंट्रोलिंग शामिल है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए है। माने कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको क्या करना? प्लान करना। ये तमाम काम किसके अंदर आते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, केवल कैश के फ्लो को मैनेज करना यहाँ पे आता नहीं है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा फिनांस से जुड़े हुए हैं डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन बनाना है तो वो किसके अंदर आता है? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। और ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है इनको कुछ इस तरीके से लिया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो आपके इन्वेस्टर है या ओनर्स है आपके बिजनेस के अंदर, उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। एक जो आपका फाइनेंस मैनेजर होता है या फाइनेंस मैनेजर होता है, उसकी नंबर 1 रिस्पांसिबिलिटी होती है उसके जो इन्वेस्टर है, उसके जो ओनर है, उस बिजनेस के जो शेयर होल्डर है, उसको मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम रिटर्न उनको मिले। ये उसकी पहली प्रायोरिटी रहती है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें सारा का सारा लफड़ा, सारा का सारा लोचा किससे रिलेटेड रहेगा? कैश से रिलेटेड रहेगा। आपको कैश या फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्लानिंग करना सीखना पड़ेगा,
ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ेगा और कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। यहां पे बात फाइनेंशियल डिसीजन की भी होगी कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल डिसीजन को कैसे लेना है। यहां पे बात इस मुद्दे पर भी रहेगी उन फाइनेंशियल डिसीजन को कुछ इस तरीके से लिया जाए ताकि जो ओनर है उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया होगा। एग्जैक्टली इस शब्द के अंदर बुनियादी तौर पे हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप के अंदर मैंने क्लासिफाई कर दिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक जो फाइनेंस मैनेजर है या फिर आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने टोटल 4 स्टेप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि एग्जैक्टली फंड को रेज कैसे किया जाए। देखिए, फंड को रेज कैसे किया जाए, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट। माने आप लोग ये मान के चले किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से आपको फंड को रेज करना है, कहां से आपके फंड को रेज करना है और कितना फंड को रेज करना है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कहां से पैसा उठाना है, कितना उठाना है, कैसे उठाना है, यानी कि रेज करना है, ये सब किसके अंदर आता है? ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्लियर? किन किन रिसोर्सेज से हमें फंड को रेज करना है। अच्छा, ये पहला हो गया आपका रेजिंग ऑफ फंड हो गया। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उस फंड का इस्तेमाल कहां पे करना है और उस फंड का इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम लोग एक ऐसे प्लान पर एग्जीक्यूट कर सके कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम रिटर्न उसके ऊपर मिल सके। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, जिसको यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट रहने वाला है मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब यहां पे आप लोगों ने क्या किया? फंड को यूटिलाइजेशन यानी कि बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे उसको यूटिलाइज करना है। अब ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम बनाएंगे फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब हमें एसेट चूज करना है, जहां पे हमें पैसा लगाना है, जहां पे पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि आने वाले वक्त में हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और चौथा जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा एंश्योर करना प्रॉफिट एंड द ग्रोथ बाय द सिमिलरिटी यूजिंग द मनी। क्लियर? पैसे को लेकर के एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉफिट रहने वाला है और ग्रोथ प्लान रहने वाला है, ये सब किसके अंदर आता है? ये आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। माने फंड को रेज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द प्रॉफिट एंड ग्रोथ को एंश्योर करना, ये किसके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, अक्सर पेपर के अंदर भी सवाल आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मायना क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इस चीज को आपको स्पष्ट करना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया माय डियर फ्रेंड्स, 2 बातों का ख्याल जरूर आप लोग रखिएगा। यहां पे अभी हमारे चैनल के ऊपर आपको सेमेस्टर 1 को लेकर के, 3 को लेकर के और 5 को लेकर के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के क्लासेस देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से कुछ 5-6 ऐसे मेरे भाई बहन थे जिन्होंने मैसेज किया हुआ था या कमेंट किया हुआ था कि सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है, एक पर्टिकुलर शेड्यूल बताइए जिस शेड्यूल के ऊपर हम अपनी क्लासेस को अटेम्प्ट कर पाए और अननेसेसरी हमें चैनल को बार बार गो थ्रो करने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर के हैं, तीसरे सेमेस्टर के हैं और 5वें सेमेस्टर के हैं, उन सब के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिस शेड्यूल के ऊपर आपको 1 जुलाई से रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, जो कि सेमेस्टर 3 के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो क्लासेज है आपको सप्ताह में 2 दिन मिलेगी। एक तो आपका सोमवार प्लस में एक आपका रहेगा मंगलवार। क्लियर है? 2 दिन आपको सप्ताह में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और 2 दिन में मैं आपको इतना पढ़ाने वाला हूं जो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, जिसको आप लोग सप्ताह में 1 वीक के अंदर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये जो रोड मैप मैं तैयार किया है, ये इस तरीके से तैयार किया है ताकि एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस करा सकूं, प्रैक्टिस करा सकूं, 10 ईयर करा सकूं, रिवीजन करा सकूं। यानी कि सिर्फ 2 क्लासेज अगर आप लोग वीक में कर लेते हैं तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट साबित होने वाली है। तो अब
मंडे और ट्यूसडे को आपको क्लासेस मिलेंगी और मैं कोशिश करूंगा टीम से बोल के कि शार्प आपको 6 बजे ये क्लासेस मिल जाए हमारे चैनल के ऊपर। और अगर कोई बच्चा 6 बजे के बाद इस वीडियो को देखना चाहता है या इन लेक्चर्स को अटेंड करना चाहता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे लेटेस्ट लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो पहला तो ये मैक्सिमम बच्चों का कमेंट था कि सर क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। दूसरे काफी बच्चे अभी भी मेरे को पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन सी किताबें यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए खरीदनी है। तो देखिए मैं आपको केवल एक ही किताब रिकमेंड करूंगा, दिस इज द टैक्समैन पब्लिकेशन। ये किताब टैक्समैन पब्लिकेशन की है जिसका टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पर आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और इस किताब को लिखा है आरपी रस्तोगी ने। वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक रहने वाली है, वन ऑफ द यूजफुल बुक रहने वाली है। अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं न केवल ग्रेजुएशन के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो डेफिनेटली इस किताब को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो मेरे भाई बहन सक्षम नहीं है किताबें खरीदने में, क्योंकि अच्छा खासा मोटा किताब है, करीब करीब 1000 से कम में आपको किताब देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों का फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली हम जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन तमाम लेक्चर की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप लोग उन पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा किताब की तरफ आप कोशिश कीजिएगा, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो। अगर आप अननेसेसरी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग बुक लवा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, कब कब आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और एग्जैक्टली किस समय पे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो यहां तक मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करा दिए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और यहां पर हम लोगों ने समझा जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा सवाल आप सभी से है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट केवल छोटे बिजनेस के अंदर जरूरी है या बड़े बिजनेस के अंदर जरूरी है या दोनों के अंदर जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कैश फ्लो का, जो आपका फ्लो ऑफ कैश है उसका मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें हमें छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस के अंदर चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। फिनेंस जो रहता है आपका या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रहता है वो हर एक बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो चाहे आपका बिजनेस छोटा हो। क्लियर? ये एक छोटी सी बात थी और मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करने के लिए, कि हम लोग बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें, हम डेली बिजनेस एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाए और हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर पाए। क्लियर है? आपको समझ में आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है हर एक छोटे बड़े बिजनेस के लिए। ये हमारी हेल्प करता है कि हम लोग एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को या प्लान को चूज कर सके, हम डेली बिजनेस एक्टिव जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर पाए और हमारे पास प्लानिंग रहे फ्यूचर के ग्रोथ की। दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या रहती है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस रहने वाली है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर स्कोप के बारे में बात की जाती है तो देखिए पैसे से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो किस बिहा पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिहा पे लिए जाते हैं। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये कवर करता है किसको, ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द मनी, पैसे से संबंधित जितने भी डिसीजन है उन सबको कवर कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करता है। अब आपको पैसा कैसे लेना है, यानी कि फंड कहां से लेना है, कितना लेना है, कैसे उसको यूज करना है और कैसे आपको अपने बिजनेस की और उस पैसे की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ये तमाम स्कोप किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये तमाम स्कोप आते हैं किस केस में? आपके एफएम माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में। क्लियर? तो बहुत बुनियादी तौर पे अगर आप लोगों ने पीछे वाली डेफिनेशन को कवर किया है अभी अभी जो मैंने आपको समझाई थी तो आप लोग समझ पाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपने आप में मीनिंग क्या होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, स्कोप के अंदर हम यहाँ पे मनी से रिलेटेड सारे डिसीजन को कवर करते हैं, कितना पैसा कहां से कौन से रिसोर्सेज से आएगा, कब आएगा, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होता है। उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होता है। कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बिजनेस की वैल्यू की, कैसे मैक्सिमम रिटर्न हमारे ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को मिल सकता है, ये तमाम चीजें माय डियर फ्रेंड्स कहां पे कवर होती है? ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कवर होती है। तो ये इंपॉर्टेंस भी है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और ये स्कोप भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रहने वाले हैं। क्लियर? तो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और इसकी डेफिनेशन, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको जहन में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए फिनेंस एज ए डिसिप्लिन। देखिए आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं 3 चरण में इसका विकास हुआ है, माने 3 अलग अलग फेजेस है जहां पे मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ है। अगर आप लोग बात करते हैं 1900 यानी कि आजादी से पहले की अगर आप लोग बात करते हैं तो उस केस में, या 1950 के आसपास का एरिया आप लोग पकड़ लीजिए, 1950 के आसपास का टाइम पकड़ लीजिए। 1950 के पहले की अगर मैं बात करूं तो एक आपका सब्जेक्ट होता था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिस्सा ही माना जाता था किसको, फिनेंस को। लेकिन उसके बाद एक फेज आया, फिर उसके बाद एक फेज आया, और आज हम एक सेपरेट स्टडी करते हैं फिनेंस को। यानी कि आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए क्या है, आप लोग ये मान के चल सकते हैं फिनेंस बिकम ए सेपरेट सब्जेक्ट। फिनेंस क्या बन गया, आपका सेपरेट सब्जेक्ट बन गया। कब, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के सेकेंड हाफ के बाद ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बना है। उससे पहले हम लोग इसको किस में पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते थे, माने आपका ये किसका हिस्सा होता था, इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता था। क्लियर। तो आपका सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट है या फिनेंस है उसको अलग से डिसिप्लिन की कैटेगरी में रखा। उससे पहले हम लोग इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते थे और उसको उसी तरीके से स्टडी करते थे। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अब ऐसा क्या हुआ था, जैसे हमने कहा ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखा है, मैंने लिखा है आपका सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, माने जो आपका 20th सेंचुरी है ना, उसके बाद ऐसा क्या हुआ था। देखिए 20th सेंचुरी से पहले चीजें नॉर्मल थी, 20th सेंचुरी से पहले चीजें आसान थी, इजी थी। उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद हुआ क्या, आपका जो बिजनेस है वो ग्लोबली एक तरीके से इंक्रीज होने लगा। ये आप लोग कह सकते हैं बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होने लगा और ग्लोबल जाने लगा बिजनेस, ठीक है। जिसकी वजह से, ग्लोबल जाने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन है वो भी बढ़ गया। क्लियर है। और जैसे जैसे बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे बिजनेस के अंदर कंपटीशन बढ़ा, तो मार्केट के अंदर लोगों ने डेवलप कर लिए अलग अलग फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या डेवलप किए हैं, अलग अलग फाइनेंशियल एनालिसिस टूल को, जिसकी वजह से हमने क्या करना पड़ा, जो फिनेंस है उसको अलग से एक डिसिप्लिन की कैटेगरी में रखना पड़ा। क्लियर है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा इवैल्यूएशन या फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंस एज ए डिसिप्लिन। ये सारी कहानी सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के बाद हुई है, उससे पहले हम लोग इसको इकोनॉमिक्स का हिस्सा ही मानते थे। अगर आप लोग देखेंगे तो 3 फेज हमारे पास आते हैं इसके इवोल्यूशन के। सबसे पहला है आपका ट्रेडिशनल फेज, जो 1950 से पहले का दौर है। अगर मैं इंटीग्रेटेड फेज की बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं आफ्टर 1950, आप लोग क्या कह सकते हैं, ये 1950 के बाद का दौर है। और उसके बाद आया मॉडर्न फेज, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि एक अलग से जो आपका अलग से डिसिप्लिन बनाया हुआ है फिनेंस का। तो आपसे पूछा जाएगा 3 फेजेस हैं इवोल्यूशन ऑफ फिनेंस के अंदर। पहला ट्रेडिशनल फेज है बिफोर द 1950, उसके बाद इंटीग्रेटेड फेज है आफ्टर द 1950, और इसमें भी एक टाइम लिमिट में आगे बताऊंगा आपको। और एक आपका क्या रहने वाला है, मॉडर्न फेज रहने वाला है। क्लियर। जो आज के टाइम पे चल रहा है वो क्या है, आपका मॉडर्न फेज है। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ट्रेडिशनल फेज के अंदर क्या था, माने बिफोर द 1950 के अंदर क्या था। 1950 के अंदर जो फिनेंस है या जो फिनेंस मैनेजमेंट है उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, इसको केवल इकोनॉमिक्स का हिस्सा माना जाता था। और जो आपका फिनेंस मैनेजर है वो कुछ कुछ चीजों पे काम करता था, जैसे उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था, उसको रिपोर्ट्स मेंटेन करना होता था, प्रिपेयर करना होता था, और उसको केवल और केवल कैश को मैनेज करना होता था। ये कब की बात है, ये आपके ट्रेडिशनल फेज की बात है फिनेंस के लिए, 1950 से पहले की बात है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जो आपका फाइनेंस मैनेजर है या जो फिनेंस मैनेजर है ट्रेडिशनल फेज के अंदर, उसके कुछ बेसिक काम होते थे, जैसे बेसिक अकाउंटिंग को करना, प्लस में जो कैश हैंडलिंग है उसको करना। क्लियर। ये 2 काम किसके होते थे, आपके रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर होते थे। कब की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल फेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व होता था ओनली व्हेन नीडेड टू अरेंज ए न्यू फंड, और जो आपका यहाँ पे फिनेंस मैनेजर है उसकी जरूरत केवल और केवल नए फंड को अराइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती थी। माने आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं,
फिनेंस मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता था कि एग्जैक्टली कुछ बेसिक अकाउंटिंग कर लिया, कुछ पैसे को हैंडल कर लिया। जब भी नए फंड की जरूरत होती थी यहाँ पे किसका जरूरत पड़ता था, फिनेंस मैनेजर का जरूरत पड़ता था। आज के टाइम पे जो बातें डिसीजन मेकिंग तक पहुंच चुकी हैं, जो बातें यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड तक पहुंच चुकी हैं, जो बातें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट की तरफ पहुंच चुकी है, इतना कुछ ट्रेडिशनल फेज के अंदर नहीं था। तो बहुत बेसिक बातें एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला टॉपिक, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अहम है। ठीक है, अगर आप बात करें 1950 तक की बात थी, 1950 के बाद आपका एक आया इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिनांस, यानी कि 1950 के बाद का जो दौर था, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा था और बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ आ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से फिनांस क्या बन गया था, रेगुलर बन गया था और फिनांस के अंदर एनालिटिकल टूल्स आ गए थे। माने 1950 के बाद जो इंटीग्रेटेड व्यू आया उसके अंदर एनालिटिकल डिसीजन हो गए थे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके फिनांस के अंदर डिसीजन लेते थे वो सब डिसीजन ओरिएंटेड हो गए थे। माने जो भी फिनांस के अंदर अप्स एंड डाउन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन बेस्ड थे। माने डिसीजन मेकिंग जो रोल है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मेन रोल क्या था, अगर मैं 1950 के बाद की भी बात करूं, इंटीग्रेटेड व्यू की भी बात करूं, तो फंड को रेज करना, उसको एलोकेट करना, जो आपका फंड है उसको स्मार्टली एलोकेट करना यूजिंग द डेटा, यानी कि किसका इस्तेमाल किया जाता था, डेटा का, फॉर द डिसीजन मेकिंग। हम क्या करते थे, डिसीजन मेक करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते थे। तो बहुत बेसिक बातें हैं। फिनांस अप टू 1950 और फिनांस आफ्टर द 1950 आपका ये इंटीग्रेटेड व्यू रहने वाला है। यहाँ पे आपका रेगुलर फिनांस हो गया था पहले, जो आप कभी कभी होता था एनालिटिकल हो गया था, डिसीजन ओरिएंटेड हो गया था। क्लियर है, फंड को रेज करने के साथ एक और फैक्टर आ गया कि इस फंड को एलोकेट कहां पे करना है, यूटिलाइजेशन कहां पे करना है। क्लियर है, इसके बाद आया, ठीक है, इसके बाद आपका मॉडर्न फेज आया। आज के टाइम पे आप सभी को पता है ये अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच बन चुकी है, आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर ऑफ मॉडर्न फिनांस की बात करें, 1950 के बाद आप लोग ये मान के चल सकते हैं 1990 के बाद की बातें, आसपास टाइम है, करीब करीब 1990 के बाद की बातें हैं। यहाँ पे वाइडर स्कोप हो गया किसका, फिनांस का। माने फोकस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ द मनी थ्रू द डेटा बेस्ड डिसीजन। अब जो भी पैसे का इस्तेमाल किया गया वो डेटा बेस्ड डिसीजन रहने वाला था और डिसीजन मेकिंग नाउ इंक्लूड और स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है अब क्या इंक्लूड करने लगे थे, ऑल स्टेक होल्डर फर्म्स को इंक्लूड करने लगे थे। फिनांस यूज करने लगा था एडवांस टूल को, और यहाँ पे जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक की बात करें और मार्केट को इवेल्युएशन की बात करें, इंक्रीज हो गया था रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द एनालिटिकल इन द फिनांस। फिनांस के अंदर लगातार टेक्नोलॉजी और एनालिसिस से रिलेटेड डिसीजन बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था अब पूरा का पूरा मामला एनालिटिक एंड द डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो ये कुछ फीचर्स है मॉडर्न फिनांस के अंदर कि मॉडर्न फिनांस में एग्जैक्टली क्या को टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। ठीक है, यहाँ पे एडवांस टूल आ गए थे, स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग कह सकते हैं बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग से हट करके फिनांस अब क्या बन गया था, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग बन गया था। क्लियर, तो इस चीज को आपको समझना है। और यहाँ पे जरूरत पड़ी थी हमें क्या, कि जो आपका फिनांस है, जो फिनांस मैनेजमेंट है, उसको अलग से एक एरिया ऑफ डिसिप्लिन बनाया जाए या इसको अलग से पढ़ाई किया जाए, इसके लिए अलग से स्टडी किया जाए। तो ये इवोल्यूशन था, ये विकास था किसका, आपका फिनांस का। तो कुछ बेसिक टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, ज्यादा लंबा मैं लेक्चर आज खींचूंगा नहीं क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी 1 जुलाई के बाद। ये वाला क्लासेस आपको जून के अंदर ही आई थिंक 25, 26, 27 तारीख के आसपास आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके स्कोप्स क्या होते हैं, और इसके अंदर इवोल्यूशन की जो 3 थ्योरियां हम लोगों ने देखी, बिफोर द 1950, आफ्टर द 1950, अप टू द 1990 एंड उसके बाद जो आज का जो मॉडर्न फिनांस है एग्जैक्टली क्यों, कैसे और कहां से हुआ, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। अगर यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा तो अभी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस लकी प्लान।